नमस्कार, आप सभी का स्वागत आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ। और आज हम लोग मेंजुरेशन में 3D वाला जो पार्ट है, त्रिविमीय क्षेत्रमिति, 3 डायमेंशन जहां पर दे रखी होती है, उसकी बात करने वाला है। इससे पहले 2D आपको कंप्लीट करवा दिया गया है और 3D के अंदर जो आकृतियां हमें आज पढ़नी है, उन सभी आकृतियों के बेसिक फॉर्मूले आज हम लोग कर लेंगे। और आज और कल 2 दिन के अंदर इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो जुड़े आप सब लोग और अपने सभी दोस्तों तक शेयर किया करो सेशन को। आप लोग अभी आप लोगों ने ये चैनल शुरू किया है, इस परिवार के साथ आप लोग जुड़ रहे हो, तो आप सबके सपोर्ट की बिल्कुल आवश्यकता है। तो आप सबका प्यार और सहयोग बना रहे तो आप लोग अपने सभी दोस्तों तक शेयर किया करो। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा हो, आपका जानने वाला कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, तो हर एक तक आप लोग सेशन को शेयर करो। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जो बने हुए हैं, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क आप यूज करते हो, हर जगह सेशन को शेयर किया करो। अगर चीजें आपको समझ में आती और अच्छी लगती हो तो लाइक भी करें, क्लास का रिव्यू भी दिया करो। आप लोग समझ आए तो ना। पर बाकी यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से तुम सीख रहे हो ना, वहां से सीखो, उसी को फॉलो करो और वहां से रेगुलर चीजों को देखो। अगर आपको लगता है कि ये जो मैथ्स की सीरीज आपके लिए चल रही है और आपको काफी फायदा दे रहा है, चीजें आप यहां से इंप्रूव कर पा रहे हो, तो इतना सा सहयोग सपोर्ट आपका चाहिए कि हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत करी है, तो ये सब लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। इसी से ही एक नया रिजल्ट निकल करके आएगा कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं, कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करें, ताकि उसके अंदर अधिक से अधिक लोग भाग लें, तो मजा आए करने में प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करें आज के इस सेशन को। उम्मीद है मुझे आप लोग सब शेयर करेंगे, अपने परिवार को सपोर्ट भी करेंगे और आप सबका प्यार बना रहेगा। आज हम लोग 2D के अंदर देखने वाले हैं 3D का पार्ट। 3D, 3 डायमेंशन, त्रिविमीय क्षेत्रमिति को पढ़ने वाले हैं। मेंजुरेशन के अंदर 2D की जो आकृतियां थी वो सब पढ़ ली आप लोगों ने। 3D के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, एक क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। घनाभ, क्यूबॉइड, घन, क्यूब, सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 कौन, शंकु, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 गोला, स्पेयर, और लास्ट हम लोग देखेंगे अर्धगोला, हेमिस्फेयर। अर्धगोला, हेमिस्फेयर। प्रिज्म और पिरामिड वैसे अलग से लिखा हुआ नहीं है आप लोगों का। ये टोटल 6 आकृतियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हेमिस्फेयर बता दूं मैं मोटा मोटा, ये जो तीनों पार्ट हैं ये प्रिज्म के ही भाग हैं। प्रिज्म जो होता है, जिसका बेस, जिसका आधार और टॉप दोनों सेम होते हैं, उस आकृति को बोलते हैं आप लोग प्रिज्म। और पिरामिड और प्रिज्म दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? प्रिज्म वो आकृति है जिसका बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो तीनों आकृतियां जो है आपके पास, ये तीनों के तीनों क्या है? प्रिज्म है। घनाभ, घन और बेलन, ये तीनों प्रिज्म में आते हैं। कोन जो है वो आपका, शंकु जो है वो पिरामिड है, जिसका आधार तो होता है लेकिन जिसका टॉप ना हो, जिसका शीर्ष नहीं होता है, उसे आप बोलते हैं पिरामिड। तो ये जो शंकु है वो पिरामिड तरह की आकृति है, पिरामिड का ही भाग है कौन। तो अलग से प्रिज्म और पिरामिड को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टोटल ये 6 आकृतियों के बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली आकृति आप लोग लिखिए घनाभ, क्यूबॉइड। नंबर 1 जो आप लोगों को लिखना है, क्यूबॉइड, घनाभ। पहली आकृति आप लोग लिखिएगा घनाभ, क्यूबॉइड। ये घनाभ आपके पास बना हुआ है।
ये भी घनाभ ही आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो घनाभ है, क्यूबॉइड है। घनाभ क्या है? घनाभ जिस कमरे में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे अपने घर पे पढ़ रहे हो, वो कमरा जो है वो एक 3D आकृति है, वो घनाभ है। उस कमरे में 4 दीवारें हैं, एक उसका फर्श और एक इसकी छत है, टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो घनाभ एक वो आकृति है जिसके अंदर टोटल 6 सरफेस होती हैं, 6 सरफेस होती हैं, और सारी की सारी जो सरफेस हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। तो घनाभ एक वो आकृति है जिसके अंदर 6 आयताकार पृष्ठ होती हैं। पहली बात, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं। आमने सामने के सरफेस बराबर होते हैं, अपोजिट सरफेस आर इक्वल। आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, अपोजिट सरफेस आर इक्वल। आमने सामने का पृष्ठ बराबर होगा, सरफेस आमने सामने का सरफेस क्या होगा? इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो घनाभ एक वो आकृति है जिसके अंदर टोटल 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं, आयताकार सरफेस होती हैं। आप लोग देखिए अपने कमरे के अंदर 4 दीवारें आपको नजर आ रही होंगी, उन चारों दीवारों में आमने सामने वाली दीवार क्या है? बराबर है। तो 2 ही दीवार अलग है, एक इसका फर्श और छत में से एक कोई भी एक अलग है, बाकी फर्श जैसा है वैसा का वैसा ही छत बनी हुई है। तो टोटल सरफेस तो आपको 6 नजर आ रही है, 6 में से 3 अलग है, 6 में से 3 आमने सामने के सरफेस बराबर है। तो टोटल 6 सरफेस है और आमने सामने की सरफेस क्या है? इक्वल है। पहली बात हम करते हैं, आयतन क्या होता है। आयतन की बात अगर करी जाए, आयतन क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? देखिएगा, तो आयतन की लेकर देखें आप लोग, वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग, प्रिज्म के आकार की कोई भी आकृति हो जो प्रिज्म से बनाई गई हो, प्रिज्म की बात कर रहा हूं सर, ये प्रिज्म क्या है? मैंने कहा जिसका बेस और टॉप, बेस और टॉप दोनों समान होते हैं, उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का ही एक भाग जो भी हम पढ़ रहे थे वो घनाभ था। आप जब देखिए अपने कमरे का जो फर्श है और छत है दोनों समान है, दोनों इक्वल है, तो इसे बोलते हैं प्रिज्म। जिस 3D आकृति के अंदर उसका बेस और टॉप दोनों बराबर हो। तो आयतन की बात करो तो उस आकृति का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो आकृति सर घनाभ थी, वो आकृति क्या थी? घनाभ थी। ये आकृति घनाभ बन जाएगी। इसको मिला दो आप लोग यहां से, इसे भी मिला दें आप लोग यहां से, इसे भी मिला दें आप लोग यहां से। ये आकृति क्या बन जाएगी? घनाभ। ये घनाभ की लंबाई कहलाएगी, ये जो है वो घनाभ की क्या कहलाएगी? लंबाई। ये लंबाई, ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई, और ये होगी हाइट, ऊंचाई। तो एक 3D आकृति है घनाभ, जैसे माचिस की डिब्बी जो होगी आपने सबने देखी होगी, माचिस की जो डिब्बी होती है वो आप सबने देखी होगी, वो एक 3D आकृति है और वो एक घनाभ है। वो एक 3D आकृति है और वो क्या है? घनाभ है। ये भी कह सकते हैं मेरे पास ये एक नोटबुक है, ये घनाभ है।
ये क्या है, घनाभ है। इसका देखो बेस जो है वो भी रेक्टेंगुलर है, इसका टॉप जो है वो भी रेक्टेंगुलर है, तो ये आकृति क्या कहलाएगी, घनाभ कहलाएगी। जिस कमरे में आप बैठे हो आसानी से उस कमरे को ही देख लो आप लोग, वो कमरा कौन सी आकृति है, घनाभ है। उस कमरे के अंदर कितनी वायु भरी सकती है, कितना आप लोग पानी भर सकते हो, कुछ भी अगर कुछ भरना हो उस कमरे के अंदर, तब हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन के लिए आप देखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन की जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है, क्यूब में होती है आयतन की इकाई। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, कोई भी इकाई होती है, लेकिन क्यूब में होती है। इकाई जो है वो घन सेंटीमीटर या घन में होती है। आयतन की इकाई हमेशा किस में होती है, घन में होती है, क्यूब में होती है। एक होता है इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या लेटरल सरफेस एरिया कह दो आप लोग, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। जैसे आप कमरे की बात करें, कमरे में उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या उसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है, उसकी चारों जो दीवारें हैं वो कहलाती है। चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्म होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और लास्ट एक और है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो तीन बेसिक फॉर्म आप लोग यहां यूज करने वाले हैं, आयतन, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और लास्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ के अंदर देखो आप लोग, बताओ सबसे पहले मुझे आयतन क्या होगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आप सबको याद है, आधार का क्षेत्रफल। घनाभ का आधार जो होता है सर वो एक रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, दो चीजें आपको आनी चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा कर दो हाइट से, ऊंचाई से, तो ये इसका आयतन आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, आयतन हो जाएगा इसका LBH, L गुणा बी गुणा एच, ये घनाभ का आयतन आ जाएगा। एक फॉर्म आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या उसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर लो आप लोग, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कई बार आपसे पूछेगा एक कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा कितना आएगा, खर्चा बताएगा आपको और पूछेगा बता टोटल कितना खर्चा आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर साइड्स, फोर वॉल, चारों दीवारों, कमरे की चारों वॉल का क्षेत्रफल निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चार दीवार कौन कौन सी, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, एक ये रही, एक इसकी दीवार ये रही, एक सामने और एक इसका पीछे। तो टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकालोगे, कैसे निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। दीवार देखो आप कमरे के जिसमें बैठे हो, चारों दीवारों में ऊंचाई कॉमन है, सब में ऊंचाई काम आती है। एक दीवार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा ऊंचाई, दूसरी का भी वही होगा लंबाई गुणा ऊंचाई, तीसरी दीवार का होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौथी दीवार का भी वही होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि आमने सामने की दीवारें तो बराबर होती हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा सर आधार का परिमाप, और आधार होता है रेक्टेंगुलर, तो उसका परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई,
L प्लस बी इंटू एच। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसके बाद बच गया, अगर आपको एक रोड रखनी है, कोई लकड़ी रखनी है, कोई छड़ रखनी है कमरे के अंदर, लंबी से लंबी लकड़ी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? अगर आपको अपने कमरे में कोई लंबी से लंबी लकड़ी रखनी हो, रोड रखनी हो, तो उसके लिए आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। ये बता रखा है घनाभ के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। एक घनाभ के अंदर टोटल 8 वर्टेक्स होती हैं, शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं डायगोनल की, विकर्ण की। विकर्ण को इस तरह से याद रख लो आप लोग, याद तो खैर रखना ही है फॉर्मूला आपको। जैसे आप मुझे बताओ आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? सर आयत का विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण इस तरह से याद रख लो, रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसके बाद हम बात करें, एक और लास्ट फॉर्म बच गया यहां पे, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल आपने बताया सर 6 सरफेस होती हैं, उनमें 3 अलग हैं, उन तीनों सरफेस का निकाल लो। तो सबसे पहले मैं फर्श की बात करूं, आप जो कमरे में बैठे उसका फर्श जो है वो एक आयत है और उस आयत का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। तो फर्श का क्षेत्रफल तो आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो 2 दीवार अलग अलग है उन दोनों दीवारों का भी निकाल लो। एक का तो आएगा सर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक और दीवार जो बच गई उसका आएगा ऊंचाई गुणा लंबाई, L इंटू एच। ये तीनों पृष्ठ का आ गया, इन सबको जोड़ के दुगना कर दो तो 6 के 6 सरफेस का आ जाएगा। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 और 2 4 फॉर्म आपको याद रखनी है। 2 ये, 2 इससे पहले लिखा है, एक आयतन का और एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वापस लिख देता हूं दोनों को, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल सर ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो ये दीवारें हैं दोनों, ये दोनों दीवारें हैं, इन दोनों दीवारों में ऊंचाई कॉमन है तो ऊंचाई को बाहर ले लिया। तो ये L भी 2 बार आएगा क्योंकि टोटल दीवार तो 4 होती है, और B भी 2 बार आएगा इसलिए 2 भी बाहर कॉमन आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक लास्ट फॉर्म आप लोगों ने लिखी है, आयतन क्या होता है? घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? आयतन क्या होगा? आयतन अनुसार L इंटू बी इंटू एच। तो ये टोटल घनाभ के ऊपर 4 फॉर्म आपको याद रखनी है। घनाभ को लेकर ये टोटल 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग सीख जाएंगे, एक एक सवाल हम लोग सीख जाएंगे। ये 4 बेसिक फॉर्म आपको याद रखनी है। पहले इन सभी आकृतियों के बेसिक फॉर्मूले मैं बता देता हूं, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक के क्वेश्चंस कर लेंगे। ये टोटल 6 आकृतियां हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 फॉर्मूले आएंगे। उन 25 के 25 को एक साथ लिख लीजिए और ऐसी जगह लगा के रखिए जहां से आप कम से कम उनको 2-3 बार पढ़ पाए। और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करें तो हर बार क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला जरूर लिखा करो, भले ही वो कितना ही अच्छे से आपको याद हो। चलो अब देखो आगे। दूसरी जो आकृति है वो क्यूब है सर, घन है। घनाभ और घन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? घनाभ में भी टोटल 6 सरफेस होती हैं और घन में भी टोटल 6 सरफेस होती हैं। घन के 6 के 6 सरफेस बराबर होते हैं और वर्गाकार होते हैं, और घनाभ में आमने सामने के सरफेस बराबर होते हैं और आयताकार होते हैं। बस एक बेसिक यही डिफरेंस है। जो महाभारत के समय जो मामा में आपने देखा होगा पासा जो उस समय चलता था और उस पासे के ऊपर ही पूरी महाभारत हो गई, वो जो पासा चलता था वो घनाभ के आकार का है। और आजकल जो आप डाइस देखते हैं वो घन है, क्यूब है।
आज के समय में जो आप पासे का यूज करते हो वो क्या है, घन है। उसके अंदर सारे के सारे सरफेस इक्वल है, 6 सरफेस है टोटल, और सबके सब स्क्वायर के आकार के हैं, वर्गाकार हैं, और सब बराबर है। तो घन की बात कर लें आप लोग, क्यूब। घन के अंदर बेसिक बात आप ध्यान रखिएगा, 6 वर्गाकार सरफेस होती हैं, वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, सभी सरफेस बराबर होती हैं, सभी पृष्ठ बराबर होंगे। ऑल सरफेस आर इक्वल, सभी सरफेस बराबर होती हैं। घन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सर ये होता है भुजा का क्यूब। साइड का क्यूब कर दो आप लोग, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब किसके बराबर होती हैं, भुजा के बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब किसके बराबर होती हैं, भुजा के बराबर होती हैं। तो साइड का क्यूब कर दो। दूसरी चीज, इसके अंदर विकर्ण क्या होगा, तो मैं कहा इसे आप रिलेट करके याद करिए। जैसे आप बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो होता है सर √2 गुणा भुजा, तो ये होगा √3 गुणा भुजा, √3 इंटू साइड, √3 गुणा भुजा, ये होगा √3 गुणा भुजा। ये विकर्ण आ गया, आयतन आ गया, और एक लास्ट फॉर्म है इसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल 6 सरफेस है और एक सरफेस का क्षेत्रफल है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो इसका जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले आपको घन के अंदर याद रखने हैं। तो इस प्रकार 2 आकृतियां होती हैं आपकी, घनाभ और घन। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। तीसरी जो आकृति आपको ध्यान रखनी है, तीसरी जो आकृति आप लोग ध्यान रखेंगे, घनाभ और घन के बाद आपको ध्यान रखना है बेलन, सिलेंडर। तीसरा जो पढ़ना है आपको वो है बेलन, सिलेंडर। बेलन क्या होगा सर, बेलन भी वो आकृति है जो प्रिज्म से बना है। बेलन का भी आधार, बेस और टॉप दोनों समान होते हैं, दोनों सर्कुलर होते हैं, दोनों वर्ताकार होते हैं। बेलन अगर बनाए आप लोग, बेलन तो अच्छे से काम ले रहे होंगे आप लोग। ये सिलेंडर है, ये एक बेलन है, बेलन जो बेसिकली बचपन में भी बहुत बार यूज हुआ होगा आप पर, और अब तो काम ले ही रहे हो आप लोग। चून सेकने का काम करते हैं, नहीं सेकने का नहीं, चून को बेलने का काम करता है। वो डंडियां जो होती हैं साइड वाली वो काम नहीं आएंगी यहां पर ना, यही वाला पार्ट आपको बेलन के अंदर काम आता है। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, तो याद रखना है आपको πr²h होता है सर, आधार का क्षेत्रफल। और बेलन का जो आधार होता है, आधार होता है वो सर्कुलर होता है, वर्त होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, πr²। तो बेलन का आयतन होगा सर πr²h, πr²h, बेलन का आयतन होगा πr²h। ये आयतन का फॉर्मूला। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखना एक बार आप लोग, आर कौन सा है, ये इसके आधार का सेंटर है O, और इस सेंटर से इस परिधि को मिला दिया जाए तो ये क्या बनती है, त्रिज्या बन जाती है। इसको आर से लिखते हैं ना, ये इसके आधार की त्रिज्या है और यही त्रिज्या इसके टॉप की होगी।
क्योंकि इसका टॉप भी सेम ही तो है, यही रेडियस यहां की होगी। ऊंचाई कौन सी होगी, इन दोनों को मिला दीजिए आप लोग, ये इसकी क्या बनेगी, हाइट। ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी। इस वाले आधार को ओ से लिख दो, इसको ओ डैश से लिख दो, तो ये इस बेलून की क्या कहलाएगी, ऊंचाई, हाइट। तो आयतन का फॉर्मूला तो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये दो फॉर्म बेसिक यहां काम आएंगे, 2 पाई आर एच। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इस टोटल सरफेस एरिया में ये तो काम आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ तो काम आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ साथ इसके दो भाग जो बच गए, इसका आधार और इसका टॉप, इसका बेस और टॉप दोनों का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा इसके साथ, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर देखो यहां भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो सर बचेगा एच प्लस आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये इसका कर्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तीन फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं। तो ये था आपका आयतन, और आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ किसके लिए लिखे हैं, बेलन के लिए लिखे हैं। ये आप लोगों ने बेलन के लिए लिखे हैं तीनों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेलन के बाद नंबर 4 जो पार्ट लिखना है, ये तीनों जो इकाइयां, तीनों जो आकृतियां अभी आप लोगों ने पढ़ी, घनाभ, घन और बेलन, ये तीनों प्रिज्म के ही भाग हैं। नंबर 4 जो है वो एक पिरामिड का पार्ट है। खैर आप लोगों को प्रिज्म और पिरामिड से कुछ नहीं लेना देना, बस इन आकृतियों की बेसिक फॉर्म आप याद रखिए। नंबर 4 नंबर पार्ट लिखिए आप लोग। चार नंबर पर आपको लिखना है कौन, शंकु। जिनको फॉर्मूले याद हैं वो भी लिखा करो आप लोग, लिखने से और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। बताओ शंकु, ये बना दिया कौन, ये शंकु है। इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन बनेगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा। इस तरह से रिलेट करके याद रख लो आप लोग। शंकु का आयतन रिलेट करके याद रखिए ताकि लंबे समय तक याद रहेगा। बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या याद रखना है, कर्ड सरफेस एरिया। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, जो आपको ध्यान रखना है सर, इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और लास्ट फॉर्म आपको याद रखना है इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये पाई आर एल तो आएगा ही आएगा,
प्लस इसके साथ इसका टॉप तो कुछ है नहीं, वो तो एक पॉइंट है, इसके बेस का एरिया और ऐड कर देंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। सर इसके आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो इसके साथ। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई आर, पाई आर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एल प्लस आर बच जाएगा सर। अब हम समझ लेते हैं कि एल आर और एच क्या है। ये इसका आधार है और ये आधार का जो सेंटर है केंद्र ओ, केंद्र से परिधि के एक भाग को मिला दें तो ये क्या बनती है, रेडियस, त्रिज्या। ये तो त्रिज्या है इसकी आर, ये शंकु की कहलाएगी ऊंचाई एच, हाइट ऊंचाई, और इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, जिसको एल से लिखा गया है। किससे लिखा जाता है, एल से। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट है। तो इस एच का मान भी निकालना पड़ सकता है। इन तीनों का रिलेशन याद रखना है आपको, इन तीनों का रिलेशन याद रखना है आपको। तो ये जो त्रिभुज बनेगा यहां पर, ये त्रिभुज देख पा रहे हो आप लोग, ये त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। 90 डिग्री के जो कोण बनेगा, इसके सामने जो वाली भुजा है वो कर्ण हाइपोटेनस कहलाती है, जिसको यहां पर एल से लिखा गया है। तो उस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लिख पाएंगे एल का स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो है एल, स्लैंट हाइट, जिसको किससे लिखा है, एल से। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एल स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, कई बार निकालना पड़ सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक निकालनी पड़ सकती है। तो 4 बेसिक फॉर्मूले यहां याद रखने हैं। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। और एल, आर और एस तीनों के बीच का रिलेशन है एल स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये टोटल चौथी आकृति थी आपका शंकु। इसके बाद लास्ट 2 बच जाते हैं, गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला नंबर 5 और 6 लास्ट दोनों को एक साथ देख लेंगे। दोनों में कोई ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, गिनती के 2-2 फॉर्मूले और है। 5 नंबर और 6 नंबर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला, ये तो सर्कल बन गया। नहीं, एक बॉल होती है जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, कोई भी बॉल, या बचपन में जो हम कंचा खेले हैं वो भी क्या है, गोला है। हाँ, किसी से बना लो कि ठोस बॉल है ये क्या है, गोला है, ये गोला है। अर्धगोला, हेमिस्फीयर क्या होगा, कटोरा जो होता है वो एक अर्धगोला है। हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ये अर्धगोला है, ये पूरा गोला है। इस गोले का आयतन होता है सर, 2 फॉर्मूले यहां रखने हैं याद, गोले का आयतन और गोले का वक्र पर, संपूर्ण पर सब एक ही होता है। आयतन क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है, रेडियस है इसकी। आर क्या है इसमें, रेडियस है, त्रिज्या है। 4/3 पाई आर क्यूब
इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कह दो या कर्व सरफेस एरिया कह दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें तो सब एक ही है, ये होता है 4πr²। 4πr², बस ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है, गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले की अगर बात करी जाए तो इसका जो आयतन होता है अर्धगोले का, ये होगा 2/3πr³। इसका जो आयतन होगा ये होगा 2/3πr³। इसका वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन लगाया जा सकता है। ये वाला भाग इसको बंद कर सकता है ना, कटोरे के ऊपर ढक्कन लग सकता है, तो ये वाला भाग और ऐड हो जाता है πr²। इसका वक्र पृष्ठ होगा 2πr²। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो होगा 2πr²। और इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात अगर कर लें आप लोग, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होगा 3πr²। 3πr²। इसके अंदर ये πr², ये ऊपर वाला भाग और जुड़ जाता है, ये वाला भाग। तो इसमें 3 फॉर्म है, यहां पर 2 ही है। इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। तो ये टोटल 6 गिनती की आकृतियां हैं। 3-3 अगर फॉर्मूले लिखे हैं तो टोटल 18 और मैक्सिमम 20 फॉर्म लिखी होंगी आप लोगों ने। इनको आप याद करिए। निश्चित है कि यहाँ 3D से भी आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, कोई ना कोई 2 आकृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछ ही लेगा। चलिए, तो इसके बाद आप लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आप लोगों को करना होगा। तो ये टोटल बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया इसका। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। पहला ही जो क्वेश्चन है घनाभ को लेकर लिखा है। घनाभ के आकार का कक्ष है, कमरा है, जिसकी आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर आपको दे रखे हैं। एक घनाभ के आकार के कमरे की आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर हमें दे रखी है। सफेदी करने का खर्चा 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा क्या आएगा? पहला ही सवाल सफेदी कराने के खर्चे का पूछ रहा है आपसे। तो अभी भी लिखा है आप लोगों ने, अभी पढ़ के आए हो, ताजा ही आप लोग। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले आप। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे सर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी लिखाया था फॉर्मूला, बताओ क्या होगा? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। कमरे का जो आधार होता है सर वो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस कमरे की माप आपको दे रखी है 12, 8 और 4 है, तो एल, बी और एच है। ये क्रम से आपको यही लेना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 12, 8 और ये 4। अब यहां रखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा 12 प्लस 8 गुणा 4, 12, 8, 20, 20 का दुगना 40, 40 गुणा 4 160। ऊंचाई कितनी है? 4 है, ऊंचाई 4 है। तो 12 प्लस 8 20, 20 का दुगना 40 और 40 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 160। 160 जो है वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा।
160 वर्ग मीटर इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमसे पूछा है कि इस चारों दीवारों पर सफेदी कराने का कुल कितना खर्चा आएगा, और खर्चा बता रखा है इसने 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्चा है। 5 रुपए जो खर्चा है वो 1 वर्ग मीटर का है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा? 160 को 5 से गुणा कर दीजिए, 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चारों दीवारों पर सफेदी का खर्चा होगा 800 रुपए। सफेदी कराने का कुल खर्चा, सफेदी कराने का कुल खर्च, सफेदी कराने का कुल खर्चा 160 गुणा 5, 800 रुपए आएगा सर। यही मेरा आंसर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करने का खर्चा 800 रुपए आ जाएगा। आसान सवाल था, कमरे को लेकर लिखा था, चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा आपसे पूछा गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, एक घनाभ का एक और आसान सवाल आपके सामने है। एक घनाभ की कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना होगी? आसान सवाल है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको दे रखी है और इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है। इस कमरे की या इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। करिए आप लोग ना, केवल घूरो मत, साथ में करो आप लोग क्वेश्चंस। बार बार वो फॉर्मूले लिखो जो अभी लिखा दिए सारे के सारे। पहले आप बताओ घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा करो उसको, लिखने से ही याद होगा। सर घनाभ का जो विकर्ण होता है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला लिखा था रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। तीनों डायमेंशन आपको दे रखी है, तो विकर्ण बता दो कितना आएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। 3, 4 और 12 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी इसकी। 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। इस पूरे पे रूट कर दो, कितना हो जाएगा टोटल? ये 144 और 16, 160 और 9, 169। 169 का जो रूट करोगे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। 13 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी हमारे सवाल का एक सही आंसर होगा। इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। 13 सेंटीमीटर होगी। सेम सवाल एक और देता हूं मैं आपको करने के लिए। 20 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? छड़ की लंबाई निकालनी है, नहीं विकर्ण निकालना है। तो बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बतानी कितना होगी, यानी इस कमरे का विकर्ण बताना है। बताओ आप लोग में से कोई बता पाएगा क्या कमरे का विकर्ण क्या होगा?
सेम वही सवाल था। 20 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा एक कमरा है जिसमें अधिकतम अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी इसका विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। छड़ की लंबाई जो है वो आपसे पूछी गई है। तो छड़ की लंबाई होगी सर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट ऑफ लंबा कितना है कमरा, 20 मीटर लंबा है, तो 20 का स्क्वायर होता है सर 400। चौड़ा कितना है कमरा, 16 मीटर, 16 का स्क्वायर 256, और हाइट कितनी बता रखी है इस कमरे की, 12 मीटर, तो 144। इन सबको जोड़ दो आप लोग, 400, 200 और एक 700 और एक 800, टोटल हो जाएगा सर 800, रूट 800। अब 800 का तो स्क्वायर रूट नहीं जानते हम लोग, लेकिन हम 800 को तोड़ सकते हैं। इस 800 को ऐसा जरूर लिख सकते हैं, 400 गुणा 2, 400 गुणा 2। तो 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है। 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है, तो 20 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। 20 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। 20 रूट 2 ऑप्शन में ही नहीं है, रूट की फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, रूट 2 का मान रखा हुआ है यहाँ पे, आंसर ये सही है जबकि, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो रूट 2 की जगह रख दो 1.414। रूट 2 का अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है, रूट 2 का लगभग जो मान होता है, रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप याद रखिए 1.414। 1.414 वैसे तो बताना चाहिए था, बताता है ये जब आपको यूज करवाएगा, फिर भी आप याद कर लो कोई नहीं। रूट 3 भी कितना होता है, 1.732, 1.732। इन दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग याद रखिए, रूट 2 और रूट 3। तो 20 से गुणा कर दो, देखो 2 से गुणा कर दो, 20 छोड़ो आप, 2 गुणा 4 8, 2 8 और 2, पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, तो 28.28 मेरा आंसर आ जाएगा, 28.28 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। तो लंबी से लंबी छड़ की जो लंबाई होगी वो 28.28, 28.28 कह सकते हैं आप लोग। अधिकतम लंबी छड़ की जो लंबाई है वही आएगी। चलिए और करिए आप लोग क्वेश्चन, घनाभ के ऊपर और करते हैं हम लोग। एक डिब्बे की माप, एक डिब्बा है जो 35 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब ये डिब्बा भी किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। इस डिब्बे में 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर माप की कितनी कैसेट रखी जाएंगी। इस घनाभ के आकार के डिब्बे में कैसेट रखनी है, और कैसेट भी किस आकार की है, घनाभ के आकार की है। तो कितनी कैसेट रखी जाएंगी, इन कैसेट की संख्या पूछा है। तो इन कैसेट को कैसे भरोगे आप लोग, घनाभ के आयतन, इस घनाभ के आकार के डिब्बे के आयतन में एक कैसेट के आयतन का भाग दे दो, उनकी संख्या निकल जाएगी। इस डिब्बे में कितनी कैसेट रखी जाएंगी, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, घनाभ के आकार का जो डिब्बा है, इस डिब्बे के आयतन में एक कैसेट के आयतन का भाग दे देंगे। तो बताइए सर क्या आंसर आ जाएगा, कैसेट की संख्या, कैसेट की संख्या जो हम देख पाएंगे वो होगा सर, इस डिब्बे का आयतन, इस डिब्बे के आयतन में भाग करेंगे, इस डिब्बे के आयतन में एक कैसेट के आयतन का भाग दे दो, कि उस डिब्बे में ही तो रखनी है कैसेट, कहां रखनी है, इस डिब्बे के अंदर ही भरनी है आपको कैसेट। तो जब भी कुछ भरना होता है तो आप आयतन निकालते हैं, एक कैसेट का आयतन। तो डिब्बे का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, 35 गुणा 22 गुणा 6, और इसमें भाग दो एक कैसेट का आयतन L इंटू
बी इंटू एच। एच यहां पर 1.5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, जो आएगा वो कैसेट की संख्या होगी। 11 से काट लिया 2 बार, 11 2 22। 7 से काट लिया 5 बार, 7 5 35। 5 से कट लिया 3 बार, 5 3 15। 3 से काट दिया फिर वापस 2 बार, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 10, 40 कैसेट रखी जा सकती हैं। इस डिब्बे के अंदर टोटल कैसेट जो आएंगी वो 40 आएंगी। इस डिब्बे में इस प्रकार 40 कैसेट रखी जा सकती हैं। इस डिब्बे में इस तरह से टोटल 40 कैसेट रखी जा सकती हैं। चलो अब मैं एक अच्छा सवाल जो पिछली बार आपके पटवार के पेपर का था, घनाभ के ऊपर लिखा हुआ, बहुत बेहतर सवाल, जिसको देखते ही आप लोग भागोगे पेपर में भी और अभी भी। आप लोग क्या मैक्सिमम जनता छोड़ेगी इस तरह के सवाल को, जबकि घनाभ का एक बहुत आसान सवाल आपको सिखाता हूं। आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से लिखा हुआ नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये पटवार 2021 का अगर पुराना पेपर आप लोगों ने देख लिया हो तो उस पेपर का सवाल है। वापस भी कॉपी हो सकता है सेम सवाल, ध्यान रखना, क्योंकि उससे पहले भी आ चुका है सवाल है। लास्ट इस सवाल को देखा गया था पटवार 2021 के एग्जाम के अंदर। उससे पहले आरपीएससी ने पूछा था, ये आरएस और एसआई दोनों पेपरों में आया हुआ सवाल है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और इस घनाभ का आयतन V है, जिसकी विमाएं की डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई A, B और C है, तो 1/V का मान क्या होगा। अब इस तरह का सवाल जब A, B, C, S, P, Q इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं ना आधी जनता के, तो पेन वही रुक जाते हैं। कईयों को तो सवाल पढ़ना ही नहीं आता है, समस्या गणित की है ही नहीं उनके अंदर, वो तो वैसे ही परेशान है, उनको लग रहा है आपको मैथ्स नहीं आती। मैं कह रहा हूं जिसको सवाल पढ़ना आता है, जिसको पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा हो कि क्या दे रखा है, वो तो कह सकते हैं कि मैथ्स कैसी है, लेकिन जिनको सवाल पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है, तो इसका मतलब समस्या गणित की तो है ही नहीं भाई, समस्याएं गणित की तो है ही नहीं। और हम लोग इतने दिनों से रोज क्लास ले रहे हैं, रेगुलर आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाई हैं आपको। अगर आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़ रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस तो आप सबके अंदर आ ही गया होगा कि अब मैथ्स बहुत आसान है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जो भटक रहे हैं वो कभी नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए भर्तियां इसी तरह से चलती रहेंगी, फॉर्म भरे जाएंगे, इसी तरह से फॉर्म आते रहेंगे। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो S है। बताइए आप लोग, दो फॉर्म यहां पे काम आएंगी। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का कितने पृष्ठ होते हैं, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसको S से लिखा गया है। तो S बराबर क्या होगा, बताओ क्या होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो L, B और H क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो A, B, C की फॉर्म में दे रखी है। तो A इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आएगा सर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्या होता है फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और एल बी एच के जो मान ए बी सी थे वो रख दिए मैंने। एक और दे रखा आपको, इसका आयतन जो है वो V से लिखा गया है। आयतन को वैसे ही हम V से लिखते हैं, वॉल्यूम होता है ना आयतन, तो आयतन होता है सर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो A गुणा B गुणा C, आयतन आ जाएगा सर A इंटू बी इंटू सी।
हमसे पूछा गया है कि 1/v का मान क्या होगा, ये बताना है 1/v किसके बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो आप लोग, हम s/v का मान निकाल लेंगे। सर पूछा तो 1/v गया है ना, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन देख रहे हो आप लोग, ये सब s की फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब s के रिजल्ट को यूज तो करना ही है ना आपको, जो उसका टोटल सरफेस एरिया है उसको यूज करते हुए इसके 1/v का आंसर बताना है। तो हम लोग s/v का आंसर निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में भाग कर दो आप लोग। तो s/v आ गया इधर, तो इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA अपॉन ABC। ये भाग कैसे होगा, इनको जोड़ नहीं सकते आप लोग, इन तीनों को प्लस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये भाग करोगे तो तीनों में अलग अलग भाग करना होगा। तो s/v बराबर 2 का तो 2 आ गया, देखो बाहर लिख दिया मैंने इसको। इस AB में जब आप ABC से भाग करेंगे तो AB तो कट जाएगा, C बचेगा नीचे, तो यह आ जाएगा सर 1/c प्लस यहां पर ये जो BC है तो BC से BC कट जाएगा, A बचेगा नीचे, तो 1/a। और जब यहां पर देखेंगे आप CA तो कट जाएगा, C और A कट जाएंगे, क्या बचेगा, B बचेगा नीचे, 1/b। ये S भी हमें यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि हमसे 1/v का मान पूछा है, तो S जो यहां पर ऊपर गुणा में है वो S भाग में आ जाएगा, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 2 तो पहले से आगे था, ये S नीचे भाग में आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यही मेरा आंसर है। कौन से ऑप्शन में लिखा है, 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप 2-3 बार जरूर कर लीजिएगा सवाल को, आ सकता है क्वेश्चन वापस कॉपी होगा तो सेम ही सवाल कॉपी होगा, बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी नहीं। 2 बेसिक फॉर्मूले आपको आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया और आयतन, दोनों को आपस में भाग किया, अपने आप आंसर पे आ गए, अपने आप हम आंसर पे आ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने देखे सब घनाभ के हैं। घनाभ के ऊपर एक और देखिए, घनाभ के ऊपर टोटल 2, 3, 4 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, उसके बाद कोई सी भी किताब उठा लो, कहीं से भी उठा लो, घनाभ का अच्छा सवाल बन ही नहीं सकता। इसके अलावा जो क्वेश्चन घनाभ के ऊपर देखोगे वो सारी जनता आंसर देगी। अगर सबसे आंसर लेना हो तो सवाल इस तरह से भी बना सकते हो, घनाभ की लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, तो बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा, सब आंसर दे देंगे। दूसरा अच्छा सवाल घनाभ का ये रहा, घनाभ के ऊपर एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी घनाभ के 3 आसन फलक, आसन का मतलब एडजेसेंट फेसेस है, आसन का मतलब पास पास की सरफेस है, टोटल 6 सरफेस होती है घनाभ के अंदर, जो 3 निकटतम सरफेस जो होती हैं उनको बोला जाता है आसन। 3 आसन फलक का क्षेत्रफल A1, A2 और A3 है, जैसा कि दर्शाया गया है। तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, आयतन हमसे पूछा गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर घनाभ का आयतन तो होता है L इंटू बी इंटू एच, L गुणा बी गुणा एच, ये निकालना है। दूसरी चीज आसन फलक, एडजेसेंट फेसेस, 3 एडजेसेंट फेसेस, 3 आसन फलक, टोटल फलक जो होती है, फेसेस जो होती है, सरफेस जो होती है वो 6 होती हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं इसके अंदर टोटल 6 सरफेस हैं, 4 दीवार, एक इसका फर्श और एक इसकी छत। इन 6 में से आप देखो 3 ही अलग हैं बस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कमरे के फर्श की। कोई भी कमरा हो, चाहे तुम जहां बैठ के पढ़ रहे हो वो, चाहे तुम्हारे घर का कमरा हो, चाहे जहां से मैं क्लास ले रहा हूं वो कमरा है, कमरे का जो फर्श होता है वो आयताकार होता है और उस फर्श का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। तो L इंटू बी का जो आंसर दे रखा है वो A1 है। अब बच गई 2 दीवार जो अलग अलग है। दीवार तो कमरे में 4 होती है सर, 2 ही थोड़ी ना, अलग 2 ही होती है। आमने सामने की दीवार बराबर होती है, सेम होती है।
तो जो दीवार दो अलग हैं उन दोनों दीवारों का क्षेत्रफल और लिख लो आप लोग। तो एक तो आ जाएगा बी इंटू एच और एक आ जाएगा एच इंटू एल या एल इंटू एच। चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, इन दोनों का मान भी A1 A2 और A3 दे रखा है, A2 और A3 दे रखा है। ये तीन सरफेस होती है घनाभ के अंदर जो अलग होती है। इन तीनों का क्षेत्रफल दे रखा है A1 A2 और A3। इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे हम, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा क्यों कराएंगे सर? क्योंकि मैं जानता हूं आयतन, और आयतन के लिए तो एल बी और एच सबको गुणा करना होता है। तो गुणा कराओगे जब क्या होगा, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, एच इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3 आ जाएगा। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस घनाभ का आयतन आ जाएगा रूट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3, A1 गुणा A2 गुणा A3। तो आप ध्यान रखिएगा एक घनाभ के तीन सरफेस का अगर एरिया आपको दे रखा है तो उस घनाभ का आयतन होता है रूट ऑफ A1 गुणा A2 गुणा A3, रूट ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3। ध्यान रखना आप लोग, एक घनाभ के तीन आसन सरफेस की बात आप कर रहे हैं। तीनों आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर दे रखा हो तो घनाभ का आयतन होता है रूट ऑफ A1 A2 A3 की जगह एक्स वाई जेड भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, नंबर भी दे सकता है, क्या फर्क पड़ेगा? तीनों को गुणा करके रूट करना है, तीनों को गुणा करके रूट करना है। एक और लास्ट घनाभ का क्वेश्चन, एक और घनाभ के ऊपर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे, वही बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। गिरा एक और लास्ट आखिरी जो घनाभ का बेहतर क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। इतने क्वेश्चन घनाभ के सुपर बनते हैं, अच्छे से अच्छे सवाल यही बनते हैं क्यूबॉइड को लेकर, और इनमें से कोई ना कोई सवाल जब भी पेपर अच्छा बनाएगा तो याद करेगा वो। नंबर बदल भी सकता है, नंबर सेम भी हो सकते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। इसकी विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया क्या होगा? इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है कितना होगा? इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दे रखा है सर इस बार तो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। पूछा गया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होता है, क्या फॉर्म लिखाया थोड़ी देर पहले? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये बेसिक फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखने के लिए। और देखिए आगे, ये दो आंसर हमें दे रखे हैं।
ये तीनों का योग 19 सेंटीमीटर है। तो ऐसा कोई हो जाए जादू कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाएं, ऐसा कोई जादू मंत्र लगा दें हम लोग कि टोटल तीनों का योग अगर 19 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोई इस तरह का जादू हो जाए कि लंबाई बता दे कोई 10 है, चौड़ाई कोई बता दे 5 है, और ऊंचाई कोई बता दे 4 है। ये कहां से आई 10 5 4? वैसे ही जादू लगा रहे ना। ऐसे जादू से काम नहीं होगा, कि जादू से सवाल होगा ही नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अलग अलग कर ही नहीं सकते इस सवाल में। इस सवाल में लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई को अलग अलग कर ही नहीं सकते आप लोग। तो एक तो इसका होगा शॉर्टकट डायरेक्ट करने का तरीका, और एक होगा इसका बेसिक। मैं दोनों ही बातें आपको सिखाऊंगा। तो पहले वो तरीका बता रहा हूं जो बिल्कुल डायरेक्ट होगा, शॉर्टकट रहेगा। कब लगाना होगा पहले तो वो बताता हूं, और आप लोग किस तरह से लगा पाओगे उसको देखेंगे हम। तो यहां पर जो हम लोग शॉर्टकट पढ़ने वाला है, सीधा सीधा तरीका, ये क्वेश्चन था और ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करनी है पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना। जब आपको घनाभ में एक क्यूबॉइड के अंदर, एक घनाभ के अंदर एक क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दिया गया हो, एल बी व एच का योग दिया गया हो, इन तीनों का सम दिया गया हो, तथा घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी दे रखी हो, विकर्ण की लंबाई भी दे रखी हो, डायगोनल भी दिया गया हो, ये जानकारियां आपको दे रखी हो। जब एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दे रखा हो तथा घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी दिया गया हो, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ सर L प्लस बी प्लस एच, जो इनका योग दे रखा है इसका होल स्क्वायर कर दो, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है इसका होल स्क्वायर कर दो, इनके योग का स्क्वायर करना है, योग सम, और इसमें से माइनस कर दो विकर्ण का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो इनके विकर्ण डायगोनल का स्क्वायर घटा दो, विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर देना। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, इस तरह से आप लोग डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाओगे। तो ये रहेगा इसका डायरेक्ट तरीका करने का। कब लगाना है, क्या ये बात समझ में आई क्या? कब लगाओगे इस डायरेक्ट फॉर्म का यूज, कब कर पाओगे आप लोग? इस डायरेक्ट फॉर्म को यूज कब करना है सर? तो यूज करने के लिए क्या बताया, जब आपको एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दिया गया हो और उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई के योग का स्क्वायर कर देना और उसमें से विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर देना, विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर देना। विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर देना। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योग 19 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर, तो इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा सर 19 का स्क्वायर कर दो माइनस 11 का स्क्वायर कर दो, 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361, 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा आंसर है।
ऑप्शन सी हमारा आंसर है। 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट तरीका है। अब बेसिक भी समझते हैं सर, इस तरह से बेसिक याद नहीं रहता लंबे समय तक। इसको सही याद आप तभी रख पाते हो जब इसका कंसेप्ट भी आपको आता हो। इसका बेसिक तरीका क्या रहेगा करने का, करना पेपर में ऐसा ही है, बेसिक से नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक से कॉन्फिडेंस आएगा, एक अंदर विश्वास होगा कि हाँ इस तरह से हो रहा है, तभी हम लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं एक बेसिक बताता हूं इसका। बेसिक से पहले बचपन में कभी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है आप में से किसी को? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद तो नहीं आ रहा सर, पढ़ा तो होगा कभी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये भी याद नहीं आ रहा ये पढ़ा भी है कैसा? इस तरह से तो पढ़े ही नहीं कभी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि पता ही नहीं था सर आगे वापस काम आएंगे क्या ये, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यही होता है। अब देखो इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे निकालेंगे। एबीसी की जगह यहां पर क्या लिख दो, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 दिया गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर कर दो और इस 19 का भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो बेसिक फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से सरल करेंगे इसको, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहां रख दिया 361। इसका मान इसके विकर्ण की सहायता से बता पाएंगे आप। सर घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 11 लिखा हुआ है। जब यहां से आप लोग रूट हटाओगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 121। तो ये जो दिया गया था ये मान यहां रख सकते हैं इसकी जगह पर, 121 प्लस ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल बराबर 361। ये 121 आगे जाके माइनस हो जाएगा, 240 मेरा आंसर आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, 361 माइनस 121, 240 मेरा आंसर आ जाए। 240 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो वर्ग में होती है। ये तरीका बेसिक रहेगा और ये तरीका जो था इसका वो शॉर्टकट रहेगा। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये कभी भी वापस हो सकता है, नंबर बदल भी सकते हैं, नंबर सेम भी आ सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने ये सिखाया है इसका, डायरेक्ट शॉर्टकट ये सिखाया कि जब भी आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग दिया गया हो और घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योग का स्क्वायर कर दो और विकर्ण का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक और देता हूं मैं सेम क्वेश्चन आपको, सेम यही सवाल, केवल नंबर चेंज करके दे रहा हूं, बता दो क्या आंसर दे पाओगे क्या आप लोग? सेम यही सवाल, नंबर चेंज हो रहे हैं बस, देखो जरा क्या आंसर दे पाओगे क्या आप लोग? बताओ फटाफट, कोई आंसर देगा क्या आप में से? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है,
तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। लंबाई, चौड़ाई व गहराई का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर। एल, बी और एच का योग दे रखा है सर 19 सेंटीमीटर। बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा सर। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5√5। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5√5 सेंटीमीटर। 5√5 सेंटीमीटर। राम सर, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5√5 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अभी डायरेक्ट भी सिखाया इस सवाल का, बेसिक भी सिखाया है इस सवाल का। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ देखो एक बता रहा है 2πr ऐसी जनता धरती पर विद्यमान है, दो ही फॉर्मूले आते हैं इनको, एक 2πr और एक πr², बस। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा सर, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के योग का स्क्वायर कर दो और इसमें से माइनस कर दो विकर्ण का स्क्वायर। इसमें से माइनस करना होगा विकर्ण का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर माइनस 5√5 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है सर 361, माइनस करना है 5√5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और √5 को स्क्वायर करोगे तो √5 गुणा √5 5 आ जाएगा, 25 गुणा 5 हो जाएगा 125। तो 361 में से 125 घटाना है इस बार। 361 में से 125 घटाना है। 125 कहां से आया सर, ये पता ही नहीं। 5√5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5√5 को 5√5 से गुणा करना है। तो ये तो जानते हो कि 5 गुणा 5 तो सर 25 आएगा और √5 को √5 से गुणा कराएं तो √5 गुणा √5 √25 होता है और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 आता है। तो ये 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 361 में से 125 घटा दीजिए, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 236 आंसर आ जाएगा। 236 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। 236 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ये घनाभ के क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक आपको कराया, एक से बढ़कर एक सवाल था जो आप लोगों ने करा। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये बता दो आप लोग और इस सवाल का जवाब कमेंट सेशन में दे देना जैसे ही सेशन खत्म हो जाए। अधिकतम बांस की लंबाई, कितनी लंबा बांस इस कमरे के अंदर रखा जा सकता है। कराए 2-3 सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग होमवर्क और कमेंट सेशन में देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर क्लास में दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग, गिनती के लोग वहां आंसर दे रहे होते हैं, लेकिन देखने वालों की संख्या तो रेगुलर बढ़ रही है। खैर ये सब आप ही लोगों का सपोर्ट है और आपको बार बार निवेदन इस तरह से इसलिए किया जाता है कि हमारा एक नया चैनल है और उसके लिए आपको सबका सपोर्ट चाहिएगा। तो इस परिवार के साथ आप लोग अगर कुछ समझ पाते हो, सीख पाते हो, तो इन क्लासों को मैक्सिमम टाइम, कितना सा टाइम लगता है इनको लाइक और शेयर करने में, इतना तो बनता है। रोज आपके लिए मेहनत होती है, रोज आपको सिखाया जाता है, धीरे धीरे चीजें आपको आगे से आगे सिखाई जा रही हैं। इतना तो कम से कम मोरलिटी बनती है हर इंसान की। और उसमें भी कुछ एक बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कोई और भी पढ़ लेगा इससे, तुम्हारा क्या नुकसान होगा इन चीजों से? कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने कहीं पर भी इन चीजों को शेयर किया तो। ना तो आपके किसी डेटा पैक खत्म हो जाएगा, ना कोई आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, ना आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। पर पता ही नहीं किस तरह का माइंड सेट रखते हैं आजकल। हाँ, अगर मैंने कोई बकवास करी हो,
कोई चीजें नहीं सिखाई हो, आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं कोई कह ही नहीं रहा आप लोगों को, जिसने भी कुछ नहीं सीखा हो, कुछ भी नहीं सीख रहे हो आप लोग, अगर इस सेशन के माध्यम से अगर आप लोगों को मैं कुछ नहीं सिखा पाया हूं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से भी मेरे से एक से एक टीचर आपको बेहतर से बेहतर सिखा रहा है। जिनसे भी आप सीखना चाहें, बहुत सारे टीचर हैं, नाम तो मैं क्या बताऊं, हर एक टीचर मेरे से कई गुना लाख गुना अच्छा होगा। जहां से जो आपको सीखने को मिल रहा हो वहां से सीखिए, लेकिन इतना तो मोरलिटी बनती है हर इंसान की कि हाँ, अगर आप लोग समझ पाते हो, सीख पा रहे हो, तो इतना करना चाहिए स्पॉट आप लोगों को। इससे क्या होता है कि जिस तरह से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चंस करना चाहिए, आप करते हैं तो अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, कुछ सीख भी पाते हो आप लोग। उस तरह से रोज क्लास लेने के लिए हमें भी कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है कि कितने लोग सेशन को देखेंगे, ये चीजें बहुत मायनर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो किस तरह से अपने आप को संभाल करके कोशिश करते हैं कि हाँ, आप लोगों के लिए सारी चीजें फ्री में दी जाएं, ताकि किसी ना किसी दिन तो आपके दिमाग में ऐसा पॉजिटिव विचार आएगा कि आप, हाँ, इतना हमारे लिए किया है तो आप लोग शेयर करें, किसी दिन शायद आप बदलेंगे। चलो इसी चीजों के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप लोग, घन का एक आसान सवाल। क्यूब के ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिलेगा तो एक आसान सवाल होगा। क्यूब के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वो एक आसान सवाल ही होगा। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां दो फॉर्मूले चाहिए, एक आयतन और एक टोटल सरफेस एरिया। घन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन होता है सर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ये 512 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग इसकी भुजा पता कर लेंगे। तो जब यहां से क्यूब हटाओगे तो उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। 512 का जो क्यूब रूट होता है वो 8 होता है सर, तो इसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरा जो हमसे पूछा गया है वो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इस घन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा जो 8 आई है तो 8 का स्क्वायर कर दो 64, 6 गुणा 4 24, 2 असल कैरी हो गया, 36 और 2 38, 384, 384 वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारे सवाल का एक सही आंसर होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया 384 होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के अंदर एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। मैंने कहा घन के ऊपर जब भी तुम क्वेश्चंस देखोगे एक आसान सवाल पाओगे। घन का विकर्ण क्या होता है सर? 3 ही तो फॉर्मूले थे, तीनों काम आ गए। घन का विकर्ण, मैंने कहा इसको रिलेट करके याद करिए। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू साइड, √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। और ये दे रखा है 6√3 है, 6√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो इसकी जो भुजा आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। इस घन की जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी।
इसकी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है सर 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 216, 216 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं, आयतन निकाला, क्या निकाला? घन सेंटीमीटर नहीं आएगा सर, ये आंसर मत कर देना कहीं जल्दबाजी में। आयतन तो आयतन भी इस सवाल में 216 ही आएगा। जिस घन की जो भुजा 6 हो उसका आयतन और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम आएंगे, लेकिन इकाई दोनों की अलग होगी। ये जो है घन सेंटीमीटर, ये आयतन की इकाई है। जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं हम लोग ये ऐसा भी, ये इस घन का आयतन होगा। और यहां पर आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 216 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए आप लोग घन को लेकर क्वेश्चंस और देखिए आप लोग। दो घन के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो घन है यहां पर, इस बार दोनों घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो आपसे पूछा है इसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? इसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? दो घन के आयतन का अनुपात, घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भुजा का क्यूब। तो पहले घन को भुजा 1 से लिख दो, दूसरे घन को भुजा 2 से लिख दो। दो घन है यहां पे, भुजा 1 का क्यूब और भुजा 2 का क्यूब। इन दोनों घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 27:64, 27:64, 27:64। यहां से जब हम क्यूब हटाएंगे तो उसका क्यूब रूट कर देंगे, तो इन दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात होगा 3:4, 3:4। तो भुजा 1 और भुजा 2 का जो रेशियो आएगा, क्यूब रूट कर दो इसका, 27 और 64 का, 3:4, 3:4, ये इनकी भुजाओं का अनुपात है। इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया पूछा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6 तो कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा 1 का स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर। तो 6 तो देखो कट जाएगा दोनों में से, भुजा 1 का स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 9:16, 9:16 मेरा आंसर होगा, 9:16 मेरा आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और कुछ भी अगर आप लोगों ने सीखा हो तो क्लास का रिव्यू आप सब लोग जरूर दोगे। और एक निवेदन विशेष तौर से, नया चैनल है हमारा, इसीलिए इतना निवेदन और आप लोगों से करना पड़ता है कि हम बार बार एक बात दोहराई जाए। फिर भी ऐसा और कोई डिमांड नहीं है, अगर चीजें समझ रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं आप लोग, कभी आज तक कोई कोर्स लेने के लिए नहीं कहा मैंने आपको, और ना ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी कोर्स का प्रचार होगा। कभी भी आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप मैथ्स का ये कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल सारी चीजें फ्री रख दी गई हैं आपके लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट ये चाहिए कि जितनी भी क्लासें आप लोगों को करवाई गई हैं, राजस्थान के एग्जाम कोई भी दे रहा हो, चाहे वो पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर एक बच्चे के लिए मैथ्स की क्लासें ये जरूर उसके पास पहुंचाओगे।
ऐसा इतना तो मैं आप लोगों से मांग रख ही सकता हूं, और यही सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। बाकी हर क्लास में देखो बच्चा पूछ रहा है कोर्स कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कब से मिलेगा, कहां से लेना। आज तक एक सिंगल कोर्स के लिए आपको नहीं बोला है। आपको और अच्छे से चीजें और गहराई से चीजें बिल्कुल फ्री, पूरा का पूरा मैथ्स मैं रख दूंगा यहां पर। मैथ्स के लिए कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर कभी भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा इस परिवार के साथ हमेशा बना रहे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग शेयर करेंगे सेशन को, मैक्सिमम जितना हो सकेगा अपने हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सेशन को शेयर किया करो, और क्लास का रिव्यू जरूर लिखोगे आप लोग। चीजें आपको समझ में आती हैं तो जुड़िए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और नहीं आता है तो माफ कीजिए कि आपका समय खराब किया मैंने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।